नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। तो बात आज हम जो पढ़ने वाले, हमने पूरा पाषाणकालीन मानव जो युग को पूरा पढ़ लिया। पैलियोलिथिक एज है, जिसके तहत हमने 5 भागों भौगोलिक भागों में विभाजित करते हुए उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत और मध्य भारत के पूरा पाषाणकालीन युग को पढ़ लिया। आज हम पूरा पाषाणकालीन मानव के बारे में, जो मानव का जीवन कैसा था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मानव क्या चीज़ें खाता था, कैसे रहता था, उसका रहन सहन कैसा था, वह सामाजिक था नहीं था, धार्मिक भावनाओं का जन्म हुआ नहीं हुआ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बात की जाए तो पहले ही हमने पूरा पाषाणकालीन युग के तहत, पूरा पाषाणकालीन युग को अगर उसे खाद्य संग्रह और आखेटिक युग भी कहा जाता है। आखेटिक युग यानी मतलब मूलतः आखेट यानी शिकार होता है। तो अगर पूरा पाषाण काल को समझा जाए तो पूरा पाषाण काल में मानव के द्वारा शिकार पे ही निर्भर था। खाद्य संग्रह यानी जो खाद्यान्न खाने की वस्तु है उनका संग्रह ही उस समय के मानव के द्वारा किया जाता था। मूलतः जो खाद्य संग्रह के और आखेटिकता शिकार के द्वारा ही अपना जीवन यापन यानी खाद्य सामग्री का एकत्रीकरण इसके द्वारा किया जाता। ये जो खाने का सामान है उसे एकत्रित करता रहता था ताकि कुछ समय के लिए उसे बचा लिया जाए, खुद खा लेता था, उसके बाद बचाकर रख लेता था। और इसके जीवन के बारे में बात की जाए तो बर्बर और खानाबदोश था। बर्बर यानी यहाँ असभ्य था मानव, और खानाबदोश यानी इसका रहने का कोई स्थायित्व नहीं था। जब तक इसको किसी स्थान से खाद्य सामग्री प्राप्त होती रहती थी, वहाँ तक ये खाद्य सामग्री जहाँ उस स्थान से समाप्त हो जाती थी, उस स्थान को छोड़कर ये दूसरे स्थान पर चला जाता था। मानव कैसे रहते थे? मानव समूह में रहते थे, टोलियों में रहते थे। उस समय मानव के द्वारा जब शिकार किया जाता तो इसमें शिकार में कई हिंसक पशु भी थे। यहाँ हिंसक पशुओं का शिकार करने के लिए मानव द्वारा समूह बनाकर, टोली बनाकर उसे का शिकार किया जाता था ताकि खाद्य सामग्री जुटाई जाए। अगर बात की जाए तो शुरुआती दौर में मानव कैसा था, अपन बात करते हैं। आजकल जो मांसाहार और जो शाकाहार ऐसे कहते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में देखा जाए जब मानव के द्वारा मांसाहार के द्वारा ही जीवन अपना शुरू किया जाता है। अब इनके खाद्यान्न की बात करें, खाद्यान्न ये क्या क्या चीज़ें खाते थे, खाने में कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग करते थे? तो यही कंदमूल, जंगलों में रहते थे और जंगलों में जो कंदमूल है, फल फूल है, उनको खा लेते थे। और जो पशुओं का शिकार करते थे, छोटे बड़े पशुओं का शिकार करते थे, उनका मांस भी खाते थे। और मांस में उस वक्त बात की जाए तो उस वक्त है जो ये अग्नि से अपरिचित थे, तो कच्चा मांस ही मानव के द्वारा शुरुआती दौर में खाया जाता। और नदियों के आसपास किनारों में ये रहते थे तो वहाँ पे मछलियों को पकड़ते थे और मछलियों को भी कच्चे मांस के रूप में मानव खाता था। पूरा पाषाणकालीन, ये लगभग 1 लाख वर्षों पहले की बात है। अब बात करें तो पशुपालन जो मानव के द्वारा उस वक्त शुरू नहीं किया गया था। पशुओं से वह परिचित तो था, लेकिन पशुपालन उसके द्वारा शुरू नहीं किया गया। पशुओं को वह सिर्फ शिकार की दृष्टि से देखता था और पशुओं को मार के और अपना मांस इनसे प्राप्त करता था, न कि पशुपालन किसी दूध प्राप्ति के, अन्य खाद्यान्न प्राप्ति के उद्देश्य से करता था। अगर बात की जाए उस वक्त जो मानव था वह खाद्य संग्रह की था, यानी खाद्य सामग्री का संग्रहण और भंडारण नहीं करता था, वह उसका उत्पादन नहीं करता था, कृषि कर्मों से अपरिचित था। पशुपालन इसके द्वारा किया जाता है। कृषि की बात की जाए तो कृषि से यहाँ मानव अपरिचित था, कृषि का उसे कोई पता नहीं था। सिर्फ अपने खाने पीने की चीज़ें जो जंगल से प्राप्त कंदमूल है, फल फूल है, पेड़ पौधे, उन्हीं से प्राप्त कर लेता और बचे किसी जो पशुओं का, जानवरों का शिकार करके अपना पेट भर लेता था। इन दोनों चीज़ों का अभाव यहाँ देखने को मिलता है। तो इसलिए इस वजह से खाद्य सामग्री क्या सीमित ही रहती है, क्योंकि कृषि तो मानव करता नहीं है और सीधा सीधा पशुओं पर डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है। और बात की जाए तो पेड़ पौधों, जो जंगली पेड़ पौधे, वहाँ से फल फूल और कंदमूल यानी उनको खाकर जीवन यापन करता है। तो खाद्य सामग्री काफ़ी सीमित रहती है। लेकिन खाद्य सामग्री चाहे कितनी सीमित हो, उस वक्त अगर देखा जाए तो जनसंख्या इतनी नहीं थी, पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, तो उस वजह से इनको कोई खास खाद्य सामग्री की समस्या नहीं आती। तो आग से यहाँ का मानव, जो इतिहासकारों और विद्वानों का मानना है कि आग से इस वक्त तो पूरा पाषाणकालीन युग तक मानव जो इससे अपरिचित था, आग जलाना उसने नहीं
नहीं सीखा था, जब आग जलाना सीखा था मध्य पाषाण काल में जाके, तो मानव के द्वारा जो कच्चे मांस को पकाकर खाना शुरू कर लिया गया था। अब निवास स्थान की बात करें आत्मरक्षा की, और इनका निवास स्थान हमेशा ऐसा ही रहता, निवास की हमेशा असुरक्षा रहती थी, कहीं भी मानव सुरक्षित नहीं था। और आत्मरक्षा, जंगली जानवरों का इतना भय था कि कभी भी मानव की जान वो ले सकते थे, तो ये समस्या इसके सामने बनी रहती थी। अब निवास स्थान की बात करें तो ये कहाँ पे रहता था? निवास स्थान की बात करें शुरू में क्या था, मानव जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों की, वृक्षों की छालों पे ही इसके द्वारा निवास सबसे पहले बनाया गया। उसके पश्चात नदियों के आसपास किनारे पे निवास बनाया गया, और पर्वतों में जो गुफाएं हैं, गुफाएं जो केव्स है, उसमें इसके द्वारा निवास स्थान बना लिया जाता है, ताकि वहाँ कुछ सुरक्षा ज़्यादा रहती है। जो पत्थरों में, जो यहाँ गुफाओं में निवास स्थान इसके द्वारा बनाए जाने के बाद। अब वस्त्र की बात करें तो वस्त्र किस प्रकार के पहनता था? तो वस्त्रों की बात करें तो मानव के द्वारा क्या, जब जानवरों का शिकार किया जाता था और उनकी चमड़ी से ही अंदर का कच्चा मांस खाने के पश्चात जो उनकी चमड़ी खाल बची थी, उस खाल को ही मानव के द्वारा अपने शरीर पर लपेट लिया जाता था, और मानव द्वारा उसकी खाल के ही वस्त्र पहने जाते थे। और कुछ मानवों के द्वारा, जो पूरा पाषाण कालीन युग के मानव, उनके द्वारा वृक्षों की छाल होती है, जो पेड़ों की छाल होती है, पेड़ों के पत्ते हैं, वो भी अपने शरीर को ढकने के लिए प्रयोग में लिए जाते थे। पुरानी पिक्चर आपने कभी देखी होगी, उसमें जो टार्जन पिक्चर देखी, उसमें बताते हैं ना किस तरीके से जंगल में मानव रहता था, व्यक्ति पहले किस तरीके से रहते थे। अब बात करते हैं मानव के द्वारा प्रतिभा प्रकट, जो सृजनात्मकता प्रकट की गई थी उस वक्त। बाकी वास्तुकला तो थी नहीं वहाँ, और बाकी कुछ चीज़ें तो थी नहीं निर्माण करना, तो मानव द्वारा जो पत्थर के औजार बनाए जाते थे, उन औजारों में ही अपनी सृजनात्मकता को प्रकट किया गया, यानी उसमें ही जो अपनी कलाकृति दिखाई जाती है मानव की। अब हम बात करें तो रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल, उस वक्त की बात करें, जो कच्चा माल जिससे पत्थर बनते हैं, रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल। कच्चे माल के रूप में कौन कौन से पत्थर का प्रयोग होता है? तो क्वार्टरजाइट जो पत्थर है, जिसे हम स्फटिक भी कहते हैं, ये एक ग्रेनाइट टाइप का पत्थर होता है। तो ये इस पत्थर से ही औजार बना लिए जाते थे, मूल रूप से पत्थर है ये क्वार्टरजाइट। और सैंडस्टोन, जिसे बलुआ पत्थर कहते हैं, जो अपने लाल लाल पत्थर होता है ना, जो जोधपुर से आता है, धौलपुर से आता है, उसी पत्थर के जो औजार इसके द्वारा यहाँ बनाते हैं। और लेटेराइट, जो मिट्टी की परतें होती है, लेटेराइट होता है, जो खनिज खाने होती है, लेटेराइट टाइप का भी एक पत्थर होता है उसके। और कलसेडनी टाइप के है जो पत्थर है, उनके औजार बनाते हैं। और गणेश टाइप के जो पत्थर है, उनके द्वारा, इसके द्वारा औजार बनाए जाते हैं। ये जो कच्चे माल के रूप में ऐसे पत्थरों का प्रयोग किया जाता है, जिनसे इसके द्वारा जो ये अपने औजार, जो टूल्स, उपकरण बनाए गए, ताकि अब जब मानव जो पशुओं का शिकार करता था, तो शुरुआती दौर में बात की जाए तो लकड़ी के हथियार बनाए इन्होंने, और लठ वगैरह इनका प्रयोग किया। लेकिन ये जब बड़े भारी भरकम जो शिकार थे, उन्हें मारने के लिए ये अच्छे साबित नहीं हो रहे थे, तो इस वजह से क्या किया इन्होंने, इस वजह से ये जो पत्थर के औजार बनाने शुरू कर दिए। और ये जो पशु को मारने के पश्चात, शिकार करने के पश्चात, उसकी हड्डियों के भी और बोन्स के भी औजार बनाते थे। अब किस टाइप के औजार बनाते थे? टूल्स की बात करें, उपकरण, जो औजार है, औजार बात करें तो हैंडेक्स, जो अपने हस्तकुठार अपने पड़ी है, जो हस्तकुलाड़ी इस टाइप के बना लेते थे। चॉपर, जो एक पत्थर को तोड़कर उससे जो धारदार पत्थर निकाला जाता है, चॉपर। स्क्रैपर, क्लेवर्स, कोर, जो उन्नत किस्म के होते हैं, डाइस, ब्लेड, जो ये है, ये क्या किस यूज में प्रयोग लिए जाते थे, मतलब इनका प्रयोग कैसे किया जाता था? इनका प्रयोग क्या है, किसी को, जानवर को, शिकार को मारने के लिए, उसको काटने के लिए, चीरने के लिए और जोड़ने के लिए, इस तरीके से ऐसे औजारों का प्रयोग मानव के द्वारा किया जाता था। अब उसके द्वारा क्या है, सृजनात्मकता का प्रयोग, जो इसी में सृजनात्मकता दर्शाई जाती है, इसी में अपनी कलाकारी उसके द्वारा दर्शाई जाती है, जो पत्थरों के तरह तरह के औजार निर्माण करने के लिए। अब बात करते हैं किस टाइप के, तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जिस तरह के उपकरण और औजार अपने को मिलते हैं, बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया, जो अपने उत्तरी भारत है, उसमें बात की जाए तो उसमें जो
मिले गए औजार है उनको सोहन प्रणाली टाइप के माना गया। यानी जो सोहा सभ्यता हमने पढ़ी थी उत्तर भारत के दौरान जम्मू कश्मीर में जो सोहन घाटी सभ्यता मिलती है, जिसमें सोहा सभ्यता और प्राग सोहा सभ्यता अपने को मिलती है, तो वहाँ से मिलने वाले पत्थरों को सोहन प्रणाली, सोहन सिस्टम टाइप के जो एक समान तकनीक के साथ बने हुए, इसलिए उन्हें सोहन प्रणाली कहा गया। अब दक्षिण भारत की बात करते हैं, साउथ इंडिया की, तो यहाँ जो तमिलनाडु मद्रास क्षेत्र है वहाँ से जो हस्तकुल्हाड़ी मिलती है और वह एक ही तरीके से अपने बनाई गई है, उसमें तकनीक में समानता दिखाई देती है। तो उस वजह से दक्षिण भारत में मिलने वाले औजारों को क्या कहा गया, मद्रास प्रणाली के औजार यहाँ कहा जाता है। अब बात करते हैं तो पुरापाषाण कालीन युग के मानव की क्या ये धर्म ऐसी चीज़ें पहले भी थी, तो ऐसी बात नहीं थी। पहले धार्मिक भावना का मानव में अभाव पाया जाए, कहीं भी जो अपने को अवशेष मिले, साक्ष्य मिले, वहाँ किसी तरह की जो मूर्ति वगैरह और धार्मिक भावनाओं को प्रदर्शित करने वाली कोई भी चीज़ अपने को प्राप्त नहीं होती। और उस समय के मानव में जो खानाबदोश जीवन व्यतीत करता था और बर्बर और असभ्य था, तो उस समय यहाँ धार्मिक भावना का अभाव देखने को मिलता है। ये जो ईश्वर और ये जो भगवान प्रकट होते हैं, ये बाद में कि मानव के द्वारा निरंतर सभ्यता वह सभ्य होता जाता है, तब ये धार्मिक भावना उसमें आती है और पत्थरों का पूजन उसके द्वारा शुरू कर दिया जाता है। अब सामाजिक भावना का देखें तो सामाजिक भावना का भी उस समय अभाव था। वह झुंड और टोलियों में रहता था और वह अपनी सुरक्षा के लिए ही टोलियों में जीवन व्यतीत करता था। हो सकता है कि उस वक्त जो टोलियों का कोई मुखिया रहा होगा, धीरे धीरे निरंतर वह सामाजिक भावना का इस आधार पर विकास हुआ होगा। अब समाधान यानी जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसका अंतिम संस्कार इनके द्वारा कैसे किया जाता, तो ये अंतिम संस्कार की कोई प्रणाली अपने को वहाँ विकसित प्रणाली देखने को नहीं मिलती है। संभवतः ये इतिहासकारों और विद्वानों के द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि शव को या तो जंगल में छोड़ दिया जाता होगा, शव को जलाने और बूढ़ने की जो कब्रों में बूढ़ने की यहाँ पे किसी तरह को देखने को अवशेष अपने को प्राप्त नहीं होते, या तो जंगल में उसे खुला जो शव को छोड़ दिया जाता था और जंगली जानवर उसे खा जाते थे। अब बात करते हैं धातु, जैसे लोहा धातु, तांबा धातु, इन धातुओं से क्या पुरापाषाण कालीन युग का मानव परिचित था, तो मैं आपको बता दूं पुरापाषाण कालीन युग का मानव बिल्कुल धातुओं से परिचित नहीं था। वह सिर्फ और सिर्फ पत्थर के औजारों का ही प्रयोग करता था और मृद भांड जो मिट्टी के बर्तन उसके द्वारा बनाकर यूज में लिए जाते थे वो भी नहीं लिए जाते थे, क्योंकि अभी तक आग का किसी तरह के आग से वह परिचित नहीं हुआ, अग्नि से, तो मृद भांडों का निर्माण उसके द्वारा यहाँ नहीं किया जाता है। मिट्टी के बर्तनों से भी वह परिचित रहता है। अब बात करते हैं धीरे धीरे वह समूह में रहता है और आपस में जो मिलके वो शिकार करते हैं, मिल बांट के खाते हैं और सामाजिक संगठन जो सामाजिक कार्य आपस में जो जुड़कर करते हैं, इस तरीके से धीरे धीरे सहयोग व संगठन की भावना उसमें जो पैदा होती है और धीरे धीरे वह सभ्य होता जाता है और सामाजिक बनता जाता है। अब बात करते हैं प्रोफेसर जो विमल चंद्र पांडे, उनके द्वारा कहा गया है कि मानव ने शुरुआती दौर में पुरापाषाण कालीन युग, उसी समय से ही ये जो आधुनिक विज्ञान का जन्म होता है। उनका मानना है कि मानव द्वारा ये चिन्हित किया जाता है कि कौन सी वस्तु खाद्य है, कौन सी अखाद्य है, उससे ही ये इन चीज़ों का जो उसके कौन सा वृक्ष कब होता है, कौन से पेड़ पौधे होते हैं, तो उसी से ये एक आधार ही था कि वनस्पति विज्ञान का यहीं से जन्म शुरुआत माना जाता है। और पशु विज्ञान की बात करें तो मानव के द्वारा ये चिन्हित किया गया कौन सा पशु छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा जो खूंखार है और कौन से पशु का क्या प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह से पशु विज्ञान यहाँ से जन्म लेती है। और जलवायु विज्ञान कौन कौन सी दशाओं में जब मानव के द्वारा देखा जाता है, गर्मियों में और सर्दियों में और वर्षा काल में उसके द्वारा अपना जीवन यापन किया जाता है, उन ऋतुओं को इसके द्वारा चयन किया जाता है और जलवायु परिवर्तन को समझा जाता है। इसी से जलवायु विज्ञान का जन्म होता है। ज्योतिर्विज्ञान और ये ज्योतिष शास्त्र से जन्म है। जो ग्रह नक्षत्रों की दशाएं बात की जाए तो सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आभास किया जाता है। ऐसे ही जो इस ज्योतिर्विज्ञान का जन्म होता है। तो ये पुरापाषाण कालीन मानव का मूल रूप से देखा जाए तो इस तरीके से उसका जीवन था। तो विद्यार्थियों, आज हमने जो पुरापाषाण कालीन मानव है, जो पैलियोलिथिक एज से संबंधित मानव है, उसके जीवन के बारे में जाना। मूल रूप से देखा जाए तो मानव के द्वारा यहाँ असुरक्षा का
भाव देखने को नजर आता है। सुरक्षा का यह अभाव रहता है। मानव का जीवन है जो स्थिर और स्थायी नहीं रहता, सुरक्षित नहीं रहता। मानव जो जंगलों में आखेट करता रहता, शिकार करता रहता और खाद्य सामग्री का जो संग्रहण यहाँ पे करता है। सामाजिक भावना का यहाँ उदय नहीं होता है, धार्मिक भावना का यहाँ अपने को उदय नहीं देखने को मिलता है। पशुपालन से यहाँ अपरिचित रहता है, कृषि से अपरिचित यहाँ रहता है, मानव कृषि का पता नहीं होता है और आग से भी यहाँ पे अपरिचित रहता है। खाद्यान्न के रूप में उसके द्वारा कंदमूल और फल फूल जंगलों से और जो पशुओं का शिकार करके कच्चा मांस खा लिया जाता था और नदियों के किनारे से जो मछलियाँ होती थी उसे खा लिया जाता था। और रॉ मटेरियल के रूप में ये जो जितने भी है ऐसे पत्थरों के जो उपयोग उसके द्वारा औजार उपकरण बनाने में किया जाता था। और टूल्स की बात करें तो टूल्स, ये जो टूल्स है उनका प्रयोग उसके द्वारा किया जाता निर्माण, और इसी में अपनी कलाकृति उसने दिखाई थी। उसके सामने यही जो चीज़ें अवेलेबल जिसमें उसने अपनी सृजनात्मकता निर्माण की जो शक्ति है वो इसे यहाँ पे दर्शाई है। और जो दक्षिण भारत की और उत्तर भारत की जो औजार निर्माण की जो प्रणाली है उसको अलग भागों में विभाजित करते हुए जो दक्षिण भारत में जितने भी औजार उपकरण अपने को मिले हैं टूल्स, उनको सोन प्रणाली कहा जाता है। दक्षिण भारत वालों को मद्रास प्रणाली कहा जाता है। और धीरे धीरे इस तरीके से मानव में बात की जाए तो सामाजिकता का उदय होता है और ये मानव जो उन्नति की ओर अग्रसर होता है। एक बात अच्छी बात है जो मैंने कहीं सुनी थी वो भी मैं आपको बताता हूँ। ज्ञान की खोज में निकले मनुष्य की प्रगति सुनिश्चित है और इस तरीके से यहाँ पूरा पाषाण कालीन युग के मानव के द्वारा ज्ञान की खोज शुरू कर दी जाती है। उसी से बात की जाए ज्ञान की खोज से पशु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जलवायु विज्ञान और ज्योतिर्विज्ञान का बेस वहीं से आधार तैयार किया जाता है और धीरे धीरे निरंतर मानव सभ्य होता चला जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों को आपको बेहतर तरीके से ये समझ में आया होगा। बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच अपने शैक्षणिक ग्रुप जो व्हाट्सएप शैक्षणिक ग्रुप बन रखा है उसके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई भी चीज़ निसंकोच और बेझिझक होके पूछ सकते हो। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और कल हम जो मध्य पाषाण काल के बारे में जो पाषाण काल का एक खंड यहाँ समाप्त होता है पूरा पाषाण काल, अगली क्लास में हम मध्य पाषाण काल को पढ़ेंगे और तीसरा खंड है जो नव पाषाण काल उसके बाद अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।